हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड अबाउट बायो। दिस इज शिवानी मैम। सो गाइस, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं ऑलरेडी। अब टर्न है आप लोगों का थोड़ा सा बायो में हम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने का। जैसे कि बच्चों, हम लोगों ने हमेशा प्लान बनाया कि बोर्ड एग्जाम्स को आपको बोर्ड एग्जाम कंसीडर करके नहीं पढ़ना है। उसके लिए आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप लोगों का नीट एग्जाम है, लेकिन ये नीट एग्जाम कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ 12 सिलेबस से। इट मीन्स आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे, हर एक चैप्टर के आपको सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर डालने हैं अपनी एनसीईआरटी। सिर्फ 12th की, अभी मैं 11th नहीं कंसीडर कर रही हूँ, सिर्फ 12th कर रही हूँ। तो 12th की आपकी पूरी एनसीईआरटी एटलीस्ट 4 to 5 टाइम आप लोग पढ़े। कब? आपके 16 मार्च से पहले। तो ये मत सोचना कि सिर्फ सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़े जा रहे हो तो बेटा उससे कुछ नहीं होगा। कितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ोगे कम ही लगने वाला है आप लोगों को। तो इससे बेटर ये है ना कि आप लोग एनसीईआरटी रीड करो अच्छे से, आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग होंगे, एज वेल एज आप लोग नीट के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। बिकॉज नीट में हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है। बोर्ड एग्जाम में 100% भी मार्क्स ले आना, बट वो नीट में सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। एक अच्छा कॉलेज चाहिए, या तो सीयूईटी में अच्छा आपको करना पड़ेगा या फिर नीट में अच्छा करना पड़ेगा। तो अपना टारगेट बना के रखो, बोर्ड एग्जाम से प्लीज डाइवर्ट मत हो जाना। तो आज ही हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि हमें पता है नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो आज हम बायोटेक के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे अच्छे से, जिससे हम लोगों की पूरी एनसीईआरटी स्ट्रांग बन जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, आप लोगों को क्या करना है, अपने पास अपनी आंसर की सब लोग एक व्हाइट पेज लेके बैठेंगे। क्वेश्चन 1 देख रहे हो, उसका आंसर आपको क्या लगा, A B C D साथ में साथ साथ लिख लेना है। जब मैं आंसर बता रही हूँ साथ साथ चेक कर लेना। इजी क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा कमेंट में उसका आप नंबर डाल सकते हैं, या फिर आप अपनी एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराने वाली। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या बोलता है। Let's read the first question. The controlled use of biological agents such as live organisms or enzymes from organism to produce products and process useful to human is called as। ये तो एक डायरेक्ट डेफिनेशन है जो हमारी क्या एक्सप्लेन करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं एंड उनकी हेल्प से नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, राइट। तो ये तो हमारा बहुत इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द टेक्निक्स प्रोसेस दैट आर इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आती है? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ आ सकता है। एक जीन डिफेक्ट, जीन डिफेक्ट हम कहाँ पे करेक्ट करते हैं? हमारा अपना जीन थेरेपी के अंदर करते हैं, नहीं करते हैं? 4 ईयर ओल्ड गर्ल, याद आया कुछ? 4 ईयर ओल्ड गर्ल को कौन सी डिसीज थी? जल्दी से बताओ सबके सब। कौन सी डिसीज थी 4 ईयर ओल्ड गर्ल को जिसकी वजह से उसका पूरा इम्यून सिस्टम जीरो हो चुका था? SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक नया जीन क्या हम सिंथेसाइज कर सकते हैं? एग्जैक्टली हम नया जीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? द करेक्ट आंसर इज अ डी। मीन्स हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से सारी की सारी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। EFB, अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पढ़ा ना, यही तो डेफिनेशन हमारे EFB ने दिया था। व्हाट इज EFB? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट पैरा पूरा रिवाइज हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गिवन बाय EFB एनकम्पासेस। मींस यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन दी थी EFB ने कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, उससे नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या एनकम्पास हमारे पास करता है? तो इसका मतलब वो क्या बताता है कि हमारे पास मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी है एंड उसी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने कुछ मॉलिक्यूलर बेसिस भी डाल दिया है। मींस मॉलिक्यूलर एनालॉग्स हम बना रहे हैं अपने जेनेटिक मटेरियल के अंदर अल्टरेशन करके। क्या उसने कहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था? बोला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में नहीं बताया था ना हमारी ये ने। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? हमारा डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीडली क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बिकॉज हम लोगों को अपनी स्पीड पे भी ध्यान रखना है। 90 क्वेश्चंस होंगे तो 90 क्वेश्चंस को ट्राई करना है 40 से 45 मिनट में। मेरे को यहाँ पे ज्यादा टाइम लगा, ये मत सोचना मैम इतने क्वेश्चन आप करा रहे हो आपने तो इतना टाइम, बिकॉज मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ क्वेश्चन। आप लोग सिर्फ सॉल्व कर रहे हो तो आप लोगों को कम टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। टू मेन टेक्निक्स दैट गिव बर्थ टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को कौन सी दो टेक्निक्स है जिनकी वजह से हमारे पास मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है? पहला मेरा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द सेकेंड वन इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दो ही तो हमारे प्रिंसिपल्स है ना।
बायोटेक्नोलॉजी के जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक मटेरियल के अंदर अल्ट्रेशन करना, एंड जो हम अल्ट्रेशन कर रहे हैं उसको एक स्टेराइल मीडियम के अंदर करना, एक स्टेराइल एम्बियंस कंडीशन वहां पे बना के रखना। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। तो यहाँ पे देखो हमारा एनसीईआरटी का एक एक लाइन से क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स इंक्लूड, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल के अंदर अल्ट्रेशन करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। The specific sequence of DNA that initiate replication of ln-DNA in our DNA technology is called। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, डीएनए का एक छोटा सा सीक्वेंस लिया, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, अपना रेप्लिकेशन उसने इनिशिएट करा दिया है ऑफ ln-DNA इन आर मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए की वो सीक्वेंस जो अपना रेप्लिकेशन खुद से करा रही है, that site is known as ORI site उसको बोलते हैं ना। so the correct answer is your origin of replication, correct। autonomously replicating circular extra chromosomal DNA मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है या कौन सी ऐसी चीज है जिसके पास खुद के क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो ऑटोनोमसली मतलब उसके पास पावर होती है कि वो खुद से रेप्लिकेट कर पाए। ऑब्वियसली बैक्टीरिया के पास होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मिड बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, जो कि किसके पास मिलता है, बैक्टीरिया के अंदर। स्पेशली हम लोग यूज किस पे करते हैं, यहाँ पे इकोलाई का यूज करते हैं। बैक्टीरियोफेज का मतलब सबको पता ही है, दोज वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में आई गेस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस आप लोगों को विजिबल होगा ना क्लियरली, हाँ विजिबल है। The construction of the first recombinant DNA was done by using the native plasmid of। पहला recombinant DNA किसने बनाया था, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे है। देखो 10th में वही पूछा है, स्टेनले कोहेन हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। प्लस एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कौन से ईयर में बनाया था, तो ईयर आप लोग मेरे को बताओगे, ठीक है, कौन से ईयर में बनाया था, किसने बनाया था एंड किसके लिए बनाया था। तो उन्होंने यूज किया था सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम। कौन से साइंटिस्ट ने बनाया था, स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने। उन्होंने क्या किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लिंक कर दिया था विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ विन एंजाइम। मींस इन्होंने सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम का यूज किया, स्टेनले कोहन हर्बर्ट बोयर ने। उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम के साथ बाइंड किया। दो डीएनए को हम बाइंड कर रहे हैं आपस में, तो कौन से एंजाइम की हेल्प लेंगे, जल्दी से बताओ। यहाँ पे दो डीएनए सेगमेंट्स को बाइंड करने के लाइगेशन कराना है, किसका, डीएनए का, तो ऑब्वियसली यूज करेंगे डीएनए लाइगेज। अगर मेरे को आरएनए सेगमेंट्स का लाइगेशन कराना होगा तो मैं यूज करूंगी आरएनए लाइगेज। डीएनए का कराना है डीएनए लाइगेज, और डीएनए का पॉलीमराइजेशन कराना है मतलब क्लोनिंग कहीं पे करानी है तो डीएनए पॉलीमरेज यूज करूंगी। आरएनए की क्लोनिंग करानी है तो आरएनए पॉलीमरेज। कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। The different basic steps of genetically next question है, the different basic steps of genetically modified an organism are given below randomly। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में कि आपको बहुत सारे स्टेप्स उठा के दे देंगे, उन स्टेप्स को आप एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाओ। तो यहाँ पे क्या कौन सा सीक्वेंस पूछा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। एक ऑर्गेनिज्म को आपको जेनेटिकली मॉडिफाई बनाना है, तो सबसे पहले उसके जेनेटिक मटेरियल को आप निकालोगे या नहीं निकालोगे, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब उसके अंदर आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए में कौन सा डिजायरेबल जीन है उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे। अब आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करोगे, एक नया डीएनए इंट्रोड्यूस कराओगे, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। उसकी बॉडी के अंदर एक डीएनए इंट्रोड्यूस कराया। फिर क्या करोगे, फिर मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड देन ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो इसका मतलब हमारा होने वाला है फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी। आप लोग भी एक बार चेक करो मैंने सही सीक्वेंस लिखी है नहीं लिखी है। सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म का डीएनए मॉडिफाई कराना है उसका डीएनए को आइडेंटिफाई कर लोगे कि यही है। जिस होस्ट की बॉडी के अंदर कराना है उसका डीएनए आइडेंटिफाई कर लिया। फिर आपने एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफर किया एंड देन उसकी प्रोजेनी को मेंटेन करा के रखा वहां पे। ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द की टूल रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर। कौन कौन से मेरे को टूल्स चाहिए होंगे, रिकॉम्बिनेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होगा, पॉलीमरेज एंजाइम,
चाहिए होगा, लाइगेज भी चाहिए होगा, वेक्टर भी चाहिए, तो सभी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा डी, राइट। द एंजाइम कॉमनली यूज्ड इन रेस्ट्रिक्शन इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कौन सा एंजाइम हम यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, एंडोन्यूक्लियस भी यूज करते हैं, पॉलीमरेज भी यूज करते हैं। एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज, जेनेटिक इंजीनियरिंग में लाइगेज भी यूज कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली, एंड लाइगेज भी। तो आई गेस ए ऑप्शन होना चाहिए ना इसका, पॉलीमरेज। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर पॉलीमरेज नहीं यूज करेंगे, पॉलीमराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मेरे को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे एक एंजाइम तो चाहिए जो डीएनए को कट कर दो, और एक एंजाइम चाहिए जो डीएनए को बाइंड करा दे। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? या इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी, क्योंकि मेरे को एक कट करने वाला और एक बाइंड करने वाला, एक मेरे को सीजर चाहिए, एक मेरे को ग्लू चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी डिस्कवर्ड, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, विच वन इज हिंट सेकंड। सेकंड नाम क्यों रखा गया? बिकॉज इसके आइसोलेशन में एक्स्ट्रा 5 years लग गए थे, सबसे पहले आइडेंटिफाई यही किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो एंडोन्यूक्लियस, दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो होता है जो एंड से कट लगाता है, और एक्सो जो एंड से कट लगाता है, और एंडो जो एक स्पेसिफिक साइट से कट लगाता है, और उस स्पेसिफिक साइट को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उसको लेफ्ट से राइट पढ़ो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड में इक्वल होगा। क्लियर? तो कौन सा इसमें से हमारा प्रोटीएज तो नहीं है, डीएनएज है, आरएनएज भी नहीं है। अच्छा कौन सा है ये पूछ रहा है, तो हिंट सेकंड है बस। प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, डीएनएज जो डीएनए को डाइजेस्ट करेगा, आरएनएज जो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। तो ऐसे हमारे फाइनल फिनिश होते हैं। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए? 16 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अब तक। चलते हैं आगे हम लोग। चलो अब आगे क्वेश्चन देखो। अच्छा किसी को स्पीड ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रही है ना? आई डोंट थिंक लगनी नहीं चाहिए, बिकॉज इतनी स्पीड तो होनी चाहिए हम लोगों की पढ़ने की। अभी हम इतनी बार बायोटेक पढ़ चुके हैं ना कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं पड़ता है हम लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस इज। अब ये सीक्वेंस कौन सी है, पहले तो चेक करना है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो इसका चेक करते हैं, GTCGAC, GTCGAC मतलब ये मेरी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब इसको मेरे को ये पता करना है कि स्टिकी एंड बनाएगा या फिर ब्लंट एंड बनाएगा। अब स्टिकी एंड और ब्लंट एंड आप पूछोगे मैम क्या होता है? स्टिकी एंड वो एंड होते हैं जब आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बिल्कुल सेंटर से कट ना लगा के कहीं अवे फ्रॉम सेंटर कट लगाता है। फिर से सुनना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बिल्कुल सेंटर से कट ना करके उससे थोड़े अवे कट करता है तो बनता है स्टिकी एंड। और अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बिल्कुल सेंटर से कट कर देता है तो कौन सा एंड बनता है? ब्लंट एंड बनता है एग्जैक्टली। तो ये हमारा यहाँ पे आपका बनने वाले हैं स्टिकी एंड, और जो कि हमारा किसकी सीक्वेंस है? हमारे हिंट सेकंड की। तो एक क्लीवेज सीक्वेंस आपसे पूछे किसकी सीक्वेंस है? आपकी हिंट सेकंड की। इको R1 की सबको याद ही रहती है घटक, और हिंट सेकंड की मैंने आपको याद कराई थी GTCGAC। क्लियर? हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आइसोलेटेड टिल नाउ? अब तक कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जो हम आइसोलेट कर चुके हैं? 900 आइसोलेट एंजाइम्स है, जिसको आई गेस 230 स्ट्रेन से हम लोगों ने आइसोलेट किया, मतलब 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन। सो द करेक्ट आंसर इज 230, तो याद रहेगा 930 बैक्टीरिया से 900, 230 बैक्टीरिया से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोगों ने आइसोलेट किए हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एनसीईआरटी की एक लाइन भी हमारी कवर हो रही है, लेकिन क्वेश्चन भी हम लोगों को याद हो रहा है। आगे चलता है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा? इन द नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द फर्स्ट लेटर कौन बताता है? फर्स्ट लेटर मेरे को जीनस बताता है, सेकेंड स्पीसीज बताता है, थर्ड मेरे को स्ट्रेन बताता है, फोर्थ ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बताता है। यही तो है ना? ए जीनस ये होना चाहिए, बी स्पीसीज मतलब ए और सी में से होगा, सी मेरे को क्या बताता है? स्ट्रेन बता दे, तो मेरे का तो आंसर ए होगा। ए होगा ना सबका आंसर? किसी और का, किसी को सी तो नहीं लग रहा है ना बेटा? वैरायटी नहीं बताता, स्ट्रेन बताता है, ठीक है, और बैक्टीरिया नहीं बताता है।
बैक्टीरिया के अंदर से ही तो आइसोलेट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, यूकैरियोट्स के अंदर से थोड़ी ना, बिकॉज बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इकोआर1। यहाँ पे CO क्या है, फर्स्ट जीनस, सेकंड दो जो वर्ड्स होते हैं वो स्पीसीज बताते, तो E4 एस्टीरिया, C4 कोलाई। सो द करेक्ट आंसर इज C। द रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रोमन नंबर मेरे को बताता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर in which enzyme is isolated from the strain of bacteria। A answer। restriction enzyme belong to which class of enzyme? restriction enzymes हमारे न्यूक्लियस क्लास से बिलोंग करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस से नहीं, वो तो साइड से गट लगाता है, एंड से गट लगाता है। डन बच्चों यहां तक सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट restriction enzyme can be used। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट में हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियल डीएनए के लिए सिर्फ, वायरल डीएनए के लिए भी कर सकते हैं, या किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट के लिए कर सकते हैं। ऑब्वियसली किसी भी डीएनए, बिकॉज डीएनए तो डीएनए होता है, किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। एन एंजाइम कैटेलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के एंड से कट कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस, इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। Restriction endonuclease are enzyme which cut the DNA from a palindromic sequence। इतना मेरे को पता है, आप लोगों को क्या पता है मेरे को नहीं पता, बट मुझे इतना ही पता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट लगाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए which make cut at any position। no, recognize a specific nucleotide sequence for binding and then cleave both the, exactly B आंसर होना चाहिए। आगे चलता है, मेरे को ना ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व नहीं करा रही, मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, बट मुझे तो बहुत मजा आता है बायोटेक के क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंड स्पेशली जब इतनी इजी क्वेश्चन सामने हो तो। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर यूज्ड टू कट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम यूज करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करने के लिए, या फिर आरएनए को भी यूज कर सकते हैं, बताओ। ये डबल स्ट्रैंडेड को कट करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना। डीएनए के हम स्ट्रैंड लेते थे, एक बार ऊपर से भी कट लगाता है, नीचे से भी कट लगाता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड तो ना, डबल स्ट्रैंडेड पे कट लगाता है डीएनए के, और आरएनए क्यों नहीं लगा सकता, बिकॉज आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्लियर? सो करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाइंड्स टू डीएनए, डीएनए से बाइंड करता है एंड कट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पोजीशन इन देयर। अब ये आता है एक अच्छा क्वेश्चन, कहाँ पे कट लगाता है, तो हमारा जो डीएनए की बैकबोन होती है शुगर फोस्फेट की, वहां पे कट लगाता है। ये वो क्वेश्चन है जहां पे मेरे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डीएनए की शुगर और फोस्फेट की बैकबोन को ब्रेक करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पेसिफिक सीक्वेंस इन द डीएनए, डीएनए के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज कॉल्ड। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या बोलता है, इतनी बार बोल चुके हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक, अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पूछ लिया इन लोगों ने, क्या होता है देखो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जिसको दोनों डायरेक्शन से रीड करो इक्वली आने वाला है। क्या लिखा है, रीड अपोजिट ऑन टू स्ट्रैंड, नो, रीड स्पेसिफिक सीक्वेंस इन अपोजिट डायरेक्शन, रीड सेम ऑन टू स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड से व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम, रीड अपोजिट ऑन टू स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज सेम, नो। सो द करेक्ट आंसर इज सी, रीड करेंगे दोनों स्ट्रैंड्स को, ओरिएंटेशन जो होगा रीडिंग का वो सेम ही मिलेगा, दोनों स्ट्रैंड्स को जब हम रीड करना है तो रीडिंग का जो ओरिएंटेशन है वो सेम मिलेगा। ठीक है? 31, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए स्ट्रैंड, जो मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो डीएनए स्ट्रैंड को कट करता है लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, तो वहां पे क्या बनता है, सेंटर से, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से अलग कट करता है तो स्टिकी एंड बनता है। सही जा रही है ना? हाँ, तो क्या है यहाँ पे, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट बिटवीन सेम टू बेस, दोनों स्ट्रैंड के दो सेम बेसिस के बीच में से कट करता है। एग्जैक्ट मतलब दोनों अपोजिट स्ट्रैंड के सेम बेसिस से कट लगाता है वो। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पढ़ो जल्दी से, दो अपोजिट स्ट्रैंड के दो सेम बेसिस के बीच में कट लगाता है, जैसे कि GAA TTC CTTAAG, मतलब यहां से कट लगाएगा और यहां से कट लगाएगा। अभी देखना, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, सेम टू बेसिस G और A, यहाँ पे भी G और A है, बट अपोजिट स्ट्रैंड से कट लगा है। सॉर्टेड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेन डीएनए
एंड द वेक्टर इज कट विद द फॉरेन डीएनए और वेक्टर दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाते हैं दोनों कि एक को आपने अच्छे वाले एंजाइम से कट करा दिया, दूसरे वाले को अच्छे से नहीं कराया। जो डीएनए आप यूज कर रहे हो, जिसकी फ्रेगमेंटेशंस करा रहे हो, और जिस वेक्टर के अंदर आपको उसको इंट्रोड्यूस कराना है, दोनों के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा यूज करता है। क्लियर? चलो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड इफ अ लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल इज डाइजेस्टेड। एक लीनियर डीएनए लिया, उसको डाइजेस्ट करा रहे, ठीक है, विद अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग 4 रिकॉग्नाइजेशन साइट्स ऑन द डीएनए। मतलब मेरा ये डीएनए है, एक ये साइट है, एक ये साइट है, एक ये साइट है, एक ये साइट है, 4 रिकॉग्नाइजेशन साइट है। अब मैं इसको कट करा रही हूँ तो कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे डीएनए के, बताना जरा। यहाँ से कट कर दिया, 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 काउंट करना जरा फ्रेगमेंट्स। 1 2 3 4, देखिए इधर वाला भी था ना, 5 फ्रेगमेंट्स बनेंगे। सिंपल है, बी आंसर होगा। ये क्या हो गया? बी। बताओ, आया समझ में? सबसे इजी तरीका है ये करने का, मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड इफ अ क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज डाइजेस्टेड यूजिंग अ रिस्ट्रिक्शन हैविंग 6 रिकॉग्नाइजेशन साइट्स ऑन द डीएनए। 6 रिकॉग्नाइजेशन साइट है, लेकिन सर्कुलर डीएनए है तो 6 ही बनेंगे। करके देख लेना इसको, ठीक है। अ फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड, एक फॉरेन डीएनए लिया और एक प्लाज्मिड लिया, कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, कट करा दिया, कैन बी ज्वाइन टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब मैं उनको ज्वाइन कराना चाहती हूँ, भाई कट क्यों किया था, फिर चलो ज्वाइन करा देंगे हम डीएनए लाइगेज से। डी आंसर होगा। विच इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर, हमारे पास तो एक ही ग्लू होता है, डीएनए लाइगेज। सिंपल हो गए 36 क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम लोग। अब देखो, अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। अब तक तो हम लोगों ने मजे में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अभी ज्यादा मजे नहीं, अभी थोड़ा सीरियसली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ो। स्टडी द गिवन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द एंजाइम ए एंड बी, स्टेप्स 1 एंड स्टेप 2। अभी डायरेक्टली एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है हमारे, आप लोगों ने देखा होगा अगर इस डायग्राम को अच्छे से, तो हमने यहाँ मतलब हमारी एनसीईआरटी ने कौन सा एंजाइम यूज किया हुआ है, यहाँ पे इको R1 यूज किया है। तो भाई हम एंजाइम तो इको R1 ही बोलेंगे और कुछ तो बोलेंगे नहीं। एंजाइम ए एंड एंजाइम बी, तो मतलब कट लगा रहा है तो इको R1 होगा, एंजाइम भी ज्वाइन कर रहा है तो डीएनए लाइगेज होगा। बताना डिफिकल्ट है क्या ये? नहीं है डिफिकल्ट, लेकिन क्वेश्चन देख के लगता है यार कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट होगा, बट नहीं होता है, बहुत ईजी होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो, एंड बहुत सारे से क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैंने करा भी रखे हैं आप लोगों को क्लासेस में। Which of the following option is not correct regarding eco R1 enzyme? eco R1 के बारे में क्या? eco R1 restriction endonuclease है, exactly है। Stereoglycan RY13 से cut its specific position within the DNA. None of the above. सारे की सारे तो सही हैं। सब सही है। नेक्स्ट, अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लग रहा है तो इसको भी देख लेते हैं क्या बोलता है हमको। फॉरेन डीएनए है, डीएनए को कट लगाया, तो ए तो मेरा क्या होने वाला है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये पीडीएफ पे लिखना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? ए एंजाइम लिख लो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। जो ए लेंगे वही बी लेंगे, एग्जैक्टली ए और बी दोनों सेम होने वाला है ना, क्योंकि फॉरेन डीएनए और वैक्टा भी सी का था ना, दोनों को कट करने के लिए सेम एंजाइम यूज करता है। सी वाला ज्वाइन करा रहा है, तो मतलब सी मेरा डीएनए लाइगेज होना चाहिए, राइट। डी हो गया। और डी में क्या करा रहा है मैंने, डी में क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है, देखो इकोलाई की बॉडी में ट्रांसफॉर्मेट करा रही हूँ, तो डी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, चेक करो। या सो इस क्वेश्चन का आंसर जरा हम देख लेते हैं क्या होना चाहिए। ऑप्शंस किधर हैं इसके, ऊपर होंगे बच्चों। यू नो अभी जस्ट क्या हुआ, मेरा पेन टैब वर्क करना बंद हो गया है, एंड मेरे को लग रहा है ना अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बट लेट्स सी। वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए पूरा बना के रहूंगी।
थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट या क्वेश्चंस अच्छे सॉल्व करेंगे हम लोग। ऑप्शंस देखते हैं कहाँ है हमारे क्वेश्चन नंबर 39 की। या तो 39 का हमने देखा ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था हमारा, बी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही होना चाहिए क्योंकि सेम यूज करेंगे। सी डीएनए लाइगेज था, डी ट्रांसफॉर्मेशन था। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? मेरा करेक्ट आंसर होने वाला है बी। या यू वोंट बिलीव, मैं अभी ना लैपटॉप से लिख रही हूँ, आंसर स्टिक कर रही हूँ, तो एक सेकंड में हाईलाइटर यूज कर रही तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 क्वेश्चन, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय, डीएनए को कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ऑब्वियसली ए आंसर होने वाला है, सो सिंपल। हाईलाइट नहीं हुआ हमारा, हाईलाइट कर लेना बच्चों इसको। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ए आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा 41 क्वेश्चन में है डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय। अब मैंने इतनी सारी डीएनए फ्रेगमेंट्स करा ली हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, उनको मैं विजुअलाइज कैसे करूंगी? विजुअलाइज करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सी जेल यूज करते हैं? एगरोस जेल यूज करते हैं। केमिकल कौन सा यूज करते हैं? इथीडियम ब्रोमाइड हम यहाँ पे यूज करते हैं। और ऊपर से कौन सी रेज यूज करते हैं? यूवी रेज यूज करते हैं, जिसपे मेरे को ऑरेंज ब्राइट कलर समथिंग दिखाई देता है। तो इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर मेरे को क्लियरली पता है, यहाँ पे सी होने वाला है। Which of the following technique is most commonly used to separate DNA molecule by size? On the basis of size DNA को फ्रेगमेंट कर, DNA को सेपरेट करने के लिए DNA फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करता है। पीसीआर का यूज हम लोग कम करते हैं, पीसीआर का यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए। क्रोमेटोग्राफी का होता है कलर्स के अंदर डिस्टिंग्विश कराने के लिए। और आरएफएलपी छोड़ देना। एगेरोस को एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं? सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? एगेरोस जेल का हम यूज करते हैं। एगेरोस जेल से जब डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूशन हम लोग बोलते हैं उस प्रोसेस को। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट्स ऑन एगेरोस जेल। अच्छा, एगेरोस जेल में जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट मूव करता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है? जितनी फ्रेगमेंट्स का साइज लार्ज होगा उतनी वो स्लोली मूव करेगी। जो मोटे लोग होते हैं जल्दी जल्दी थोड़े ना दौड़ पाते हैं। तो लार्जर द फ्रेगमेंट, जितनी लार्ज फ्रेगमेंट होगी उतनी ही वो कम दूर तक जा पाएंगी। जितनी स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होगी उतनी ही वो दूर तक मूव करेगी। तो आंसर देखो क्या होना चाहिए? स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, लार्जर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट वॉन्ट मूव। पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स मूव टू फार्दर एंड नेगेटिव चार्ज, इससे सब तो आप इससे कैथोड और एनोड से समझ ही सकते हो। बिकॉज डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज किसकी साइड अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड अट्रैक्ट होगा। तो जो आपको पॉजिटिव चार्ज की साइड मिल रहे हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स, इट मींस वो स्मॉलर साइज वाले हैं, और जो नेगेटिव की साइड ही है वो लार्जर साइज है। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्टेड डीएनए इज लोडेड इन वेल्स। किधर हम उनको लोडेड कराते हैं? किधर लोडेड कराते हैं बच्चों? ऑब्वियसली हमारा डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव की साइड कराएंगे, मतलब मैं कैथोड की साइड उनको लोडेड कराऊंगी। एंड वो मूव किधर साइड करेंगे? फिर एनोड की साइड मूव करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46. Having become an expert on gel electrophoresis, you are asked to examine a gel for a colleague. Where would you find the smallest fragment? आप डीएनए की स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन सा है मेरे यहाँ पे? पॉजिटिव वाला एनोड, पॉजिटिव एनोड है ना। हाँ, कैथोड की साइड हम लोगों ने लोडेड कराया, एनोड हमारा पॉजिटिव है तो एनोड की साइड मिलेगा हमारा। तो कहाँ पे मिलने वाला है? नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फार्दर मूविंग, ए हो इसका आंसर होने वाला है। तो हमने 46 क्वेश्चन सक्सेसफुली कर लिए हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। 47 क्वेश्चन देखो, द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एन एगरोस जेल। वो डीएनए फ्रेगमेंट जिनको हमने एगरोस जेल पे सेपरेट किया कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग विद। किससे स्टेनिंग करोगे आप उनको? इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करोगे। एगरोस जेल पे डालोगे, इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करोगे। क्लियर? तो हमारा 47 क्वेश्चन हो गया। हम आते हैं 48 क्वेश्चन पे। 48 में क्या है? इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद इथीडियम ब्रोमाइड एग्जैक्टली फॉलोड बाय एक्सपोजर टू ऑब्वियसली यूवी रेडिएशन हम यूज करते हैं। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 49. व्हेन द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड अंडर यूवी लाइट, जब हम यूवी लाइट में उसको देखते हैं तो हमें कैसे दिखता है?
ऑरेंज कलर्ड बेंड्स दिखाई देते हैं या फिर येलो ऑरेंज दिखाई देते हैं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ऑरेंज लिखा हुआ है, येलो ऑरेंज लिखा हुआ है? आई गेस येलो ऑरेंज लिखा हुआ है ना? नहीं, सिर्फ ऑरेंज कलर्ड बैंड्स लिखे हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम कट आउट करते हैं एंड एक्सट्रैक्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। तो देखो 50 क्वेश्चंस डन सक्सेसफुली। अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लोनिंग वेक्टर और कॉम्पिटेंट होस्ट से क्वेश्चन। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक द टर्म वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है कैरियर, व्हीकल की तरह जो काम कर रहा है। एक डीएनए डोनर, नहीं इट इज डीएनए डोनर थोड़ी ना होता है ये आपका प्लाज्मिड जो ट्रांसफर करेगा डीएनए इनटू द होस्ट सेल। एग्जैक्टली, तो ये हमारा होने वाला है इसका बी। सही है ना, 51 का बी आंसर सही है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में इसमें से कौन सा यूज किया जाता है? सेल वॉल ऑफ वायरस या फिर जीन विच प्रोड्यूस कैप्सिड ऑफ वायरस, बैक्टीरियोफेज या फिर कैप्सिड। बैक्टीरियोफेज यूज करते हैं ना, या बैक्टीरियोफेज यूज करता है। ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच इज कॉल्ड एज जीन टैक्सी, कैरियर की तरह यूज करती है। जीन टैक्सी जो जीन को लेके जाती है, तो वो हमारा प्लाज्मिड ही होता है ना, टैक्सी वेक्टर की तरह काम करता है। चलो 58 कर लेते हैं यहाँ पे पहले। 58 में क्या है, ए बी सी डी इन द गिवन डायग्राम ऑफ इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो साइड में, आपको दिख नहीं रहा होगा। एक तो नहीं, हाथ से लिखना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बट स्टिल विल मैनेज। हमारे पेन टैब ने धोखा दे दिया बीच में। ए बी सी डी इन द गिवन डायग्राम ऑफ इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर BBR 322। ओके, अच्छा आपको यहाँ पे साइट्स बताना है। तो सबसे इजी मेरे लिए क्या है, ये जो इधर तो होती है एम्फिसिलिन, इधर होती है टेट्रासाइक्लिन, तो इसका मतलब बी तो मेरी क्या होने वाली है, टेट्रासाइक्लिन होने वाली है ना। अच्छा, टेट्रासाइक्लिन दे रखा है, तो मतलब मेरे को यहाँ पे एंजाइम का नाम बताना है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन साइट बताना है, कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एग्जैक्टली। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है मेरा यहाँ पे, ये होता है BAM-H1 होता है B4 पे। तो BAM-H1 कहाँ पे दिया हुआ है, ए और सी में दिया हुआ है। और कहाँ कहाँ पे, डी, ये मेरा एम्फिसिलिन, डी एम्फिसिलिन होगा, यहाँ पे भी डी एम्फिसिलिन है, राइट, ये भी सही है। सी, यहाँ पे साइट कौन सी होती है मेरी, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर होने वाला है ए। देखना जरा, ए ये होगा, चेक करो जल्दी से सबके सब, या ए ही होगा। आगे चलते हैं, अभी 53 हो गया था ना, हाँ 54 पे आ जाओ। Which of the following is not a feature of the plasmid? प्लाज्मिड का फीचर नहीं है। प्लाज्मिड सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्रांसफरेबल होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर डीएनए होता है ना प्लाज्मिड हमारा। यस और नो बच्चों बताओ जल्दी से। हाँ होता है, ट्रांसफरेबल होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, डबल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, याद है, डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। क्लियर? विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। इनमें से कौन सा वेक्टर सिर्फ छोटी सी फ्रेगमेंट, BAC और YAC, तो लार्ज फ्रेगमेंट्स को करता है। जो स्मॉल फ्रेगमेंट के लिए बना होता है वो होता है मेरा प्लाज्मिड। क्लियर? The DNA used as a carrier for transferring a fragment of foreign DNA into a suitable host is called। वो DNA जिसको हम कैरियर की तरह यूज करते हैं एक फ्रेगमेंट को यूज करने टू द सुटेबल होस्ट इज नोन एज क्लोनिंग वेक्टर। सही है ना, क्लोनिंग वेक्टर। हाँ, व्हीकल डीएनए भी यूज कर सकते हैं, जीन कैरियर, हाँ सारे यूज कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, या राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लाज्मिड वेक्टर की तरह कौन काम करने वाला है। वेक्टर की तरह PBR 322 काम करेगा सिर्फ, बाकी सब तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया हुआ है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 59। 59 क्वेश्चन में क्या है, द गिवन फिगर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर PBR 322 विच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। एक बार मैंने पूरा समझा दिया, इसको क्वेश्चन बताना है आपको। क्या बताना है सिर्फ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइड कंपोनेंट S। कंपोनेंट्स, अच्छा कंपोनेंट्स। फिगर PBR 322 का डायग्राम दिया हुआ है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ORI ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है, ROP क्या होता है, रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं प्रोटीन। ये तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। आगे चलते हैं हम लोग। 59 क्वेश्चन सक्सेसफुली डन।
चलो क्वेश्चन नंबर 60, द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ऑन वैक्टर the two antibiotic resistant gene on vector 3BR22 ampicillin and tetracycline. So simple. फंक्शन ऑफ ORI, origin of replication और कितने कॉपीज बनेंगे लिंक्ड डीएनए के, इन दो चीजों को कंट्रोल करता है. तो हेल्प इन रेप्लिकेशन एग्जैक्टली कंट्रोल करता है कॉपी नंबर भी, तो डी होने वाला है. अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल, एक जीन जिसका एक्सप्रेशन मेरे को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि मेरा जो सेल है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ. प्रोसेस का नाम क्या है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. तो वो कौन होता है? मेरा सिलेक्टेबल मार्कर. ठीक है, याद होगा ना, पूरा प्रोसेस समझाया हुआ. एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों में ग्रो कर गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, दोनों में से किसी एक में ग्रो हुआ तो रिकॉम्बिनेंट है, और दोनों में ग्रो कर गया तो नॉन रिकॉम्बिनेंट. दोनों में ग्रो किया नॉन रिकॉम्बिनेंट, एक में ग्रो किया रिकॉम्बिनेंट, दोनों में ही ग्रो नहीं किया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. सिंपल सा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 63. सिलेक्टेबल मार्कर को हम यूज करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, इन सबको अलग अलग करने में. हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्म सो दैट ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी जनरेटेड. एग्जैक्टली आइडेंटिफाई द, इसका मतलब यही होने वाला है ना, इसका यही कर दो 63. नेक्स्ट क्वेश्चन, if recombinant DNA carrying antibiotic resistant gene is transferred into E. coli, recombinant DNA जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है एम्फिसिलिन का, उसको मैंने E. coli की बॉडी में ट्रांसफर किया. चलो कर दिया. द होस्ट सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड, होस्ट सेल को फिर ट्रांसफर कर दिया एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट सेल के अंदर. एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस इज कॉल्ड सिलेक्टेबल मार्कर. सो सिंपल. The presence of more than one recognition site within vector will leads to the, एक से ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट होगी तो मेरा जो वेक्टर है वो फ्रेगमेंट्स में कट हो जाएगा. जनरेशन ऑफ सेवरल फ्रेगमेंट्स. रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर BAM H1 इन TBR 322 इज प्रेजेंट इन रिकॉग्नाइजेशन. BAM H1 कौन सी थी? इधर एम्फिसिलिन था, इधर टेट्रासाइक्लिन पे था. बी होगा इसका आंसर. व्हेन एन एलिन डीएनए इज लाइगेटेड इन टेट्रासाइक्लिन एग्जैक्टली रेजिस्टेंट, द रिकॉम्बिनेंट, जो रिकॉम्बिनेंट होगा हमारा टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टिविटी लॉस कर देगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो जीन है वो कट हो जाएगा. विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट. क्लियर? द मेथड आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट. रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, दिस इज नॉन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. In insertion inactivation, the recombinant DNA is inserted within the coding sequence of amphisilin tetracycline gene. In insertional inactivation में जो recombinant DNA है, recombinant DNA को insert करते हैं किसके अंदर? हम अपनी टेट्रासाइक्लिन साइट के अंदर ही तो करते हैं ना. टेट्रासाइक्लिन एम्फिसिलिन दोनों में कर सकते हैं, बट ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है. In insertion inactivation, recombinant DNA is inserted. recombinant DNA को insert करता है between the coding sequence of beta galactosidase. beta galactosidase की coding sequence में, तभी तो beta galactosidase कोड नहीं हो पाएगा और मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी कि insertion inactivation हुआ है या नहीं हुआ है. फिर से सुनो, किसकी कोडिंग सीक्वेंस में recombinant DNA को इंसर्ट करोगे? इंसर्शन इनएक्टिवेशन को पता करने के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए. क्लियर? चलो, तो आज हम लोग करेंगे 70 क्वेश्चन. 70 वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं. किधर है हमारा 70 क्वेश्चन? ये रहा. अब यहाँ पे इस पीडीएफ में है बच्चों 100 क्वेश्चन. 70 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 30 क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे. ठीक है, बहुत इजी है. बाकी के सारे क्वेश्चन जैसे इजी लगे हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना, उसमें मैं इसी चैप्टर के असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इस पे एक और वीडियो बनाऊंगी. पहले मैं अपना पेंटअप सही कर लूं, फिर बनाती हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो. तो आप लोगों का बायोटेक पूरा फिनिश होने वाला है. फिर उसके बाद एप्लीकेशन पे भी आपको एक ऐसे वीडियो मिल जाएगा. सेम फॉर्मेट में मैं आप लोगों को पूरा जेनेटिक्स भी कराऊंगी. जेनेटिक्स में सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे. पेडिग्री एनालिसिस वाले क्वेश्चन उसमें से करेंगे. सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको वही लगता है. आई गेस मॉलिक्यूलर बेसिस में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा. स्टिल इसके अलावा आप लोगों को किसी भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता देना. मैं प्रायोरिटी में उन्हीं चैप्टर्स की आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी. क्लियर? चलो 70 क्वेश्चन और देख लो. रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज इन इंसर्शन एंड एक्टिवेशन आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्यूबुलर. एग्जैक्टली.
तो ये हमारा हो गए 70 क्वेश्चन सॉल्व। 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। जितना टाइम मैंने लगाया ना उससे बहुत कम टाइम आपको लगना चाहिए। 30 क्वेश्चन इट मीन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स भी बहुत ज्यादा है। 15 मिनट्स में टारगेट लेके बैठना एंड ये वीडियो फिनिश होने के जस्ट बाद आप लोग करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर? चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो सेम चैप्टर से आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन प्लस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। बाय बाय। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू।